सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे कार्ल मार्क्स का मौलिक सिद्धांत क्या है, विस्तार से आप जानेंगे। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया जो मौलिक सिद्धांत है, जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है, उसके अस्तित्व के बारे में जानेंगे। और इसके अलावा हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना की जाएगी और हम देखेंगे कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच क्या विशेष अंतर है। क्यों बाबा साहब ने कार्ल मार्क्स और बुद्ध के बीच यहाँ पर तुलना की है। इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 का जो प्रमुख शीर्षक है, यदि हम उसके बारे में जानेंगे कि क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, यानी कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बारे में बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं ऐतिहासिक तथ्यात्मक जानकारी, तो आज के अम्बेडकर संदेश को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। भाषा लिखते हैं कि आइए अब हम कार्ल मार्क्स द्वारा मौलिक रूप से प्रस्तुत मूल सिद्धांत का विवेचन करें। इसमें संदेह नहीं कि मार्क्स आधुनिक समाजवाद या साम्यवाद का जनक है, परंतु उसकी रुचि केवल समाजवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित व प्रस्तुत करने मात्र में ही नहीं थी। यह कार्य तो उससे बहुत पहले ही अन्य लोगों द्वारा कर दिया गया था। मार्क्स की अधिक रुचि इस बात को सिद्ध करने में थी कि उसका समाजवाद वैज्ञानिक है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की परिकल्पना की है और इससे विशेष फोकस किया है कि उसके द्वारा दिया गया समाजवाद वैज्ञानिक है। उसका जिहाद पूंजीपतियों के विरुद्ध जितना था, उतना ही उन लोगों के विरुद्ध भी था जिन्हें वह स्वप्नदर्शी या अव्यवहारिक समाजवादी कहता था। वह उन दोनों को ही पसंद नहीं करता था। इस बात पर इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मार्क्स अपने समाजवाद के वैज्ञानिक स्वरूप को सबसे अधिक महत्व देता था। जिन सिद्धांतों को मार्क्स ने प्रस्तुत किया, उनका उद्देश्य कुछ और नहीं, केवल इसके उस दावे व विचारधारे को स्थापित करना था कि उसका समाजवाद वैज्ञानिक प्रकार का था, स्वप्नदर्शी या अव्यवहारिक नहीं। वैज्ञानिक समाजवाद से कार्ल मार्क्स का यह अभिप्राय था कि उसका समाजवाद अपरिहार्य तथा अनिवार्य प्रकार का था और समाज उसकी ओर अग्रसर हो रहा है तथा उसकी गति को आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकती। मार्क्स के इस दावे व विचारधारा को सिद्ध करना है, इसके लिए उसने मुख्य रूप से परिश्रम किया। मार्क्स की अवधारणा निम्नलिखित प्रमेयों पर आधारित है। अब यहाँ पर 10 बिंदु हम आपके समक्ष रखेंगे, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कार्ल मार्क्स का आखिर सिद्धांत क्या था, कार्ल मार्क्स का जो जीवन संघर्ष है वो किस बात को लेकर था। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, कार्ल मार्क्स की अवधारणा पर आधारित है। बाबा साहब का निष्कर्ष है, सारांश है, दर्शन का उद्देश्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं। नंबर 2, जो शक्तियां इतिहास की दिशा को निश्चित करती हैं वे मुख्यतः आर्थिक होती हैं। नंबर 3, समाज 2 वर्गों में विभक्त है, मालिक तथा मजदूर, यानी कि समाज के अंदर केवल और केवल 2 वर्गों की बात की। और ये जो मालिक तथा मजदूर की बात कार्ल मार्क्स ने कही है, हम आपको बता दें, इन्हीं दोनों के बीच वर्ग संघर्ष की परिकल्पना भी कार्ल मार्क्स ने ही विकसित की थी। उन्होंने इसके बारे में बताया। आगे लिखा, चौथा बिंदु, इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है और ये बात बताने वाले सबसे पहले कार्ल मार्क्स थे। 5वां बिंदु, मजदूरों का मालिकों द्वारा शोषण किया जाता है। मालिक उस अतिरिक्त मूल्य का दुरुपयोग करते हैं जो उन्हें अपने मजदूरों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। 6वां बिंदु है, उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके शोषण को समाप्त किया जा सकता है। नंबर 7वां है, इस शोषण के फलस्वरूप श्रमिक और अधिकाधिक निर्बल व दरिद्र बनाए जा रहे हैं। 8वां बिंदु है, श्रमिकों की इस बढ़ती हुई दरिद्रता व निर्बलता के कारण श्रमिकों की क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हो रही है और परस्पर विरोध वर्ग संघर्ष के रूप में बदल रहा है। 9वां बिंदु है, चूंकि श्रमिकों की संख्या स्वामियों की संख्या से अधिक है, अतः श्रमिकों द्वारा राज्य को हथियाना और अपना शासन स्थापित करना स्वाभाविक है। इसे उसने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम से घोषित किया है।
10वां बिंदु है, इन तत्वों का प्रतिरोध नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजवाद अपरिहार्य है। मुझे आशा है मैंने उन विचारों का सही उल्लेख किया है जो मार्क्सवादी समाज के मूल आधार हैं। ये बात बाबा साहब लिखते हैं कि बाबा साहब कहते हैं कि मैंने ये जो 10 बिंदुओं के तहत आपको जानकारी साझा की है, जो जानकारी हमने यहाँ पर लिखी है, तब बाबा साहब कहते हैं कि मैंने उन विचारों का सही उल्लेख किया है जो मार्क्सवादी समाज के मूल आधार हैं। यानी कि इन 10 बिंदुओं को बाबा साहब ने मूल आधार माना मार्क्सवाद का। मार्क्सवादी सिद्धांत का अस्तित्व कैसे आया, आइए जान लेते हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध तथा मार्क्स की विचारधाराओं की आपस में तुलना करने से पहले इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मौलिक संग्रह में से कितना असत्य रह गया है, इतिहास द्वारा कितनी बातों को असत्य प्रमाणित कर दिया गया है और उसके विरोधियों द्वारा कितना निरर्थक कर दिया गया है। मार्क्सवादी सिद्धांत को 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस समय प्रस्तुत किया गया था, उसी समय से इसकी काफी आलोचना होती रही है। इस आलोचना के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का काफी बड़ा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्स का यह दावा कि उसका समाजवाद अपरिहार्य है पूर्णतया असत्य सिद्ध हो चुका है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वप्रथम 1917 में उसकी पुस्तक दास कैपिटल, ध्यान दीजिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वप्रथम 1917 में उसकी पुस्तक दास कैपिटल समाजवाद का सिद्धांत के प्रकाशित होने के लगभग 70 वर्ष के बाद सिर्फ एक देश में स्थापित हुई थी। यहाँ तक कि साम्यवाद, जो कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम है, रूस में आया तो यह किसी प्रकार के मानवीय प्रयास के बिना किसी अपरिहार्य वस्तु के रूप में नहीं आया था। वहाँ एक क्रांति हुई थी और इसके रूस में आने से पहले भारी रक्तपात हुआ था तथा अत्यधिक हिंसा के साथ वहाँ सो उद्देश्य योजना करनी पड़ी थी। शेष विश्व में अभी भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आने की प्रतीक्षा की जा रही थी। मार्क्सवाद का कहना था कि समाजवाद अपरिहार्य है। उसके इस सिद्धांत के झूठे पड़ जाने के कारण सूचियों में झूठे पड़ जाने के अलावा सूचियों में वर्णित अन्य अनेक विचार भी तर्क तथा अनुभव दोनों के द्वारा ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति इतिहास की आर्थिक व्यवस्था को ही इतिहास की केवल एकमात्र परिभाषा स्वीकार नहीं करता। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता कि सर्वहारा वर्ग को उत्तरोत्तर कंगाल बनाया गया है और यही बात उसके अन्य तर्क के संबंध में भी सही है। कार्ल मार्क्स के मत में जो बात बची रहती है, वह बची कुची आग की तरह है, जो मात्रा में तो बहुत थोड़ी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अग्नि के एक पतंगे व अवशेष के समान है। इस रूप में मेरे विचार में 4 बातें हैं। 4 बातें ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात, दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपने समय को नष्ट करना नहीं। नंबर 2, एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ व हित का टकराव व उनमें संघर्ष का होना है। नंबर 3, संपत्ति के व्यक्तिगत इस स्वामित्व से एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग को शोषण के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है। समाज की चौथी बात है, समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकरण किया जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कार्ल मार्क्स के अस्तित्व से संबंधित थी, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से संबंधित थी और मार्क्सवाद से संबंधित थी। तो साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के अम्बेडकर संदेश का, वो जानना बहुत जरूरी है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वहारा वर्ग के जो तानाशाही है, वो तानाशाही का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बता देना है। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का अम्बेडकर संदेश आपने अंत तक सुना, इसके लिए तहे दिल से साधुवाद। यदि आपने हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, जय हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।